हेलो पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि हमारे पहले के वीडियोस पेरेंटिंग टिप्स पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, हैबिट्स आपको अच्छे लगे होंगे। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, अवेलेबल है और आपको सभी पॉइंट्स हेल्पफुल होंगे ऐसी आशा करते हुए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिस्पेक्ट। व्हाट इज़ रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट करना मतलब बड़ों को आदर देना, इतना ही होता है? नहीं। रिस्पेक्ट मतलब जब हम आदर देते हैं, केयर करते हैं हर उन चीज़ों की, हर उन लोगों की जो हमारे आसपास हैं। उसमें छोटी सी चींटी भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं, हमारे घर के सदस्य आते हैं, हमसे छोटे हमसे बड़े सभी आ जाते हैं। रिस्पेक्ट करना मतलब सामने वाले की फीलिंग्स को समझना और उसके हिसाब से केयरफुली उन्हें रिस्पॉन्स देना। हम बच्चों को सिखाते हैं सुबह उठकर हमें गुड मॉर्निंग बोलना है, शाम को गुड नाइट बोलना है, सोने से पहले आपको विश करना है, कोई घर में आया कि आपको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, बड़ों से अच्छे से बात करनी है। हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन क्या हम खुद पर अमल करते हैं? क्या हम खुद वैसा रवैया पेश आते हैं दूसरों के साथ? नहीं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे ही सीख रहे हैं। बहुत बार अनकॉन्शियसली बात करते हुए हमारा जो बोलने का वॉल्यूम है बढ़ जाता है, या हम बड़ों से चिढ़कर बात करते हैं। कभी कभी जब हमारे ओपिनियंस, हमारे व्यूज़ मैच नहीं करते, तब हम चिढ़कर गुस्से में आंसर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। हमारे डिसएग्रीमेंट्स हमें बच्चों के सामने सॉल्व नहीं करने हैं। अगर आपको कुछ बात बोलनी है तो या तो शांति से बोलिए, आराम से बोलिए, प्यार से बोलिए, या फिर जब बच्चे सामने नहीं है तब आप अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बच्चों के सामने हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा प्यार से बात करनी है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसे बोलने के दो तरीके होते हैं। पहला, हमें यही देखना है कि हम पोलाइटली, रूडली नहीं, पोलाइटली अपनी बात को सामने रख पाएँ। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तब हम डांट का या ऊंची आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। रिस्पेक्ट मीन्स बड़ों के पैर छू लिए, बड़ों से अच्छे से बात कर ली, नहीं। जब बच्चा फूल तोड़ रहा है तो पौधों को भी दर्द होता है, पौधों की भी रिस्पेक्ट करनी है, नेचर की रिस्पेक्ट करनी है। एनिमल्स को पत्थर मार रहे हैं, रॉन्ग, वो भी नेचर का एक पार्ट है, उन्हें भी पेन फील होता है, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। हमें हर उस लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है जो हमें हमारा अस्तित्व दे रहा है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? तो रिस्पेक्ट बच्चों को सिखानी है और खुद भी रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है। एक छोटी सी जापानीज स्टोरी है जो नितिन सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक मैं ब्रेक लेती हूँ। हेलो, नमस्ते। नेचर जो है उसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये हमारे ऊपर है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि सबसे बेस्ट चीज़ ये सिखाई जाती है जैन धर्म में कि जो छोटी चींटी हो गई, मकोड़ा हो गया, छोटे छोटे जो ये है, उनको भी वो बहुत केयरफुली ये करते कि अपने हाथ से जीव हत्या हो ना। इसी के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ आज, जो जापानीज स्टोरी है। और बचपन में हम जो चंदा मामा के बुक्स पढ़ते थे, उस बुक्स में मैंने पढ़ी थी वो एकदम मैम का जब शुरू था ये कन्वर्सेशन, तो मेरे दिमाग में वो आई एकदम से, वो जो बचपन में पढ़ा हुआ था वो मेरे सामने आया और मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं। तो स्टोरी में ऐसा था, दो बच्चे थे, दोनों भाई थे, बचपन से लेकर बड़े होने तक। एक नॉटी था, बहुत बदमाशी करता था, और एक बहुत अच्छा था। तो दोनों भाइयों का दो नेचर उसमें था। तो दोनों लकड़हारे थे। एक का नाम था चिंग और दूसरे का नाम था मिंग। चिंग जो था वो अच्छे से सब काम करता था, ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। दोनों लकड़हारे थे, लेकिन दोनों लकड़हारों में खासियत ये थी कि चिंग जो था वो बहुत गरीब था और मिंग बहुत अच्छा और अमीर था, रिच था फैमिली में। एक दिन क्या हुआ कि दोनों ही लकड़ियाँ जमा करने के लिए गए जंगल में। चिंग का नेचर ऐसा था कि वो जो सूखी लकड़ियाँ लेके आता था हमेशा,
और सूखी लकड़ी को ही बेचता था। लेकिन मिंग ऐसे नहीं करता था। वो जब जाता था जंगल में तो हरी सूखी जो भी उसके इसमें आए वो सब उठा के लेके आता था। वो ये नहीं देखता था कि वो लकड़ियों से वो काटने से वो पेड़ को जो दर्द हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, वो जो है, जो तकलीफ हो रही है, वो उसको फील नहीं करता था। वो देखता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। और इसी वजह से वो अमीर था और चिंग गरीब था। एक दिन चिंग जंगल में गया। उसने काफ़ी बड़े हरे भरे पेड़ को देखा कि उसकी सारी शाखाएं काट के नीचे गिरी हुई है। जो हरे हरे पत्ते थे वो नीचे गिरे हुए थे। वो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लेकर कोई तो भी घर पे चला गया है, लेके गया है उनको बेचने के लिए। तो वो जो पेड़ था उसमें से बहुत सारा जो उसको इतने जख्म हुए थे कि पूरा वो रिस रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसमें से जो गम होता है, गोंद होती थी, वो पूरी ज़मीन पे आ रही है और वो बड़ा परेशानी में है पेड़। उस पेड़ को देख के चिंग की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि किसने किया होगा ये। उसने अपने शर्ट के कपड़े उसको फाड़ा और जहाँ जहाँ पे उसको बांध सकता था उसने बांध दिया। ये जापानीज स्टोरी है। जापानीज लोग इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद भी वो पूरी दुनिया पर राज करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट उसके ऐसे है कि नंबर 1 है, आप देख सकते हो। और उनका जो रहन सहन है वो भी सादगी भरा होता है। तो उसको वो देख के बड़ा दुख हुआ। उसने उसको मलम पट्टी की, जितने पेड़ों को वो कर सकता था किया। एक 4-5 दिनों के बाद वो पेड़ फिर से हरा भरा होने की शुरुआत हुई। ये रोज उसको देखता था, जाके देखता था। फिर एक दिन जब वो हरा भरा हुआ, उसने उस पेड़ में से आवाज आई, चिंग, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझको भी तुम्हारी ये गरीबी जो है देखी नहीं जाती। मेरा जो पेड़ है उसके पेड़ के नीचे काफ़ी सारा सोना दबा हुआ है उसकी जड़ों के पास में। आप उसको निकाल के लेके जाओ और अपना जो जीवन है वो सुख से यापन करो। बड़ा खुश हुआ चिंग। उसने उसमें से धन निकाला और वो घर पे लेके गया। और उस दिन से चिंग ठाड़ बाट में रहने लगा। फिर ये बात पता चली मिंग को कि एकदम से इतना कैसे क्या अमीर हो गया है। वो आया उसको पूछने के लिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर चिंग ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, एक पेड़ को काटा था, किसी ने बहुत बुरी तरह से काट के रखा था और उसको मैंने ठीक किया और उसने मुझे बताया कि इसके नीचे धन है। मिंग को पता चल गया, तो वो पेड़ को तो मैंने ही काटा था, मैं ही काट के लेके गया था उसको। उसके मन में लालच जगा, अच्छा ठीक है मैं भी ऐसे ही करता हूँ। फिर उसने अपना भेष बदला, चेहरा छुपाया, वापस उस पेड़ के पास गया, वापस उसकी टहनियाँ डंडियाँ उसने काटी, बहुत बुरी तरह से काटी और चला गया। फिर 2 दिन के बाद वापस आया और उस पेड़ को उसने मलम पट्टी की, सब लगाया। पेड़ जो होते हैं, नेचर जो होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसको ये सारी चीजें पता होती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो सेंस कर लेते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। नेचर सेंस कर लेता है, जानवर सेंस कर लेते हैं। कुत्तों को देखो आप, बिल्लियों को देखो, सब सेंस कर लेते हैं। जैसे हमें फीलिंग होती है किसी को देखने के बाद कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, वैसे नेचर की भी अपनी एक फीलिंग होती है। वो चीज़ों को समझ जाते हैं कि नहीं ये बुरा है। तो जैसे ही उसको मलम पट्टी करने गया मिंग, पेड़ के ऊपर से जो गोंद था वो रिसने लगा और एक बारिश की तरह इतना आया वो उसके ऊपर कि उस पूरे गोंद में, उस पूरे गम में वो पूरा सर से लेके पांव तक चिपक गया। उसके कान में, नाक में, आंखों में वो चला गया और वो बुरी तरह से अंधा हो गया। ये एक छोटी सी जापानीज स्टोरी है। मतलब इसको लोक कथा बोलते हैं, फोक स्टोरीज, उसमें आता है। तो नेचर का हमने संरक्षण कैसे करना चाहिए। यदि आप नेचर के साथ बुरे रहोगे तो नेचर भी आपके साथ
बुरा व्यवहार करेगा और हो सकता है कई गुना ज़्यादा करे। ठीक है, तो यही बच्चों को हमने सिखाना है, हमारे बच्चों को, कि नेचर के साथ किस तरह रहना है। छोटी चींटी भी हो गई तो भी उसको भी रिस्पेक्ट करना है, बड़ा हाथी हुआ तो उसको भी रिस्पेक्ट करना है। हाथी को तो हम देख के डर के मारे रिस्पेक्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल आपने कुछ ही दिनों पहले एक हाथी का एक फेसबुक पे किस्सा भी देखा होगा, काफ़ी नृशंस और विभत्स व्यवहार उसके साथ किया गया। एक हथनी थी जो प्रेग्नेंट थी, कुछ बच्चों ने या कुछ आदमियों ने एक पाइनएप्पल के अंदर पटाखे डाल के उसको खिला दिया, उसके सूंड में वो फट गए और वो ख़त्म हो गई। 3 दिन तक मैंने सुना कि वो एक तालाब में जाके खड़ी थी और वहीं पे वो चल बसी। हाथियों को हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कुछ लोग देखो कितना बुरा व्यवहार करते हैं। कई कुत्तों को भी आप देखते हो रास्तों पे कि उसके मुंह, कोई पत्थर मार देता है उसके मुंह पे, उसका मुंह टूटा होता है, पैर टूटा होता है। कई बार देखते हैं हम। किसी भी प्राणी मात्र को जो है हमने प्यार की नज़र से ही देखना है। उनकी भी अपनी एक लाइफ है, छोटा हो बड़ा हो, और अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है। देखो कोई भी कुत्ता हमारे ऊपर इस तरह से दौड़ के नहीं आता है, उसको आपने कुछ ना कुछ ज़रूर तकलीफ दी होगी, इसीलिए वो आता है। तो बच्चों के अंदर हमने बचपन से ये यदि सिखाया, ये चीज़ हमने अभी से करना शुरू की, तो हमारी धरा, हमारी वसुंधरा और भी अच्छी हो सकती है। आप देख रहे हो कि लॉकडाउन में सारा माहौल ग्रीन हो गया है, हर तरफ हरियाली बढ़ गई है, आसमान भी बहुत क्लियर है, हवा भी काफ़ी साफ़ है। साफ़ इसलिए है क्योंकि हम उसमें गंद नहीं फैला रहे हैं। यही चीज़ें हम बचपन से ही बच्चों को रिस्पेक्ट देना सिखाएंगे हर चीज़ के लिए, तो शायद यह जो दुनिया है और भी सुंदर बने। थैंक यू। बच्चों को डरा कर रिस्पेक्ट नहीं सिखानी है हमें उन्हें सिखाना है कि अगर हम प्यार करते हैं, अगर हम अफेक्शन रखेंगे चीज़ों की तरफ, लोगों की तरफ, तो हमें अपने आप रिस्पेक्ट मिलती है। देयर इज़ अ स्मॉल सेइंग, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जब आप रिस्पेक्ट देना सीख जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट वापस मिलना शुरू हो जाता है। उसके लिए बहुत हार्ड एंड फास्ट मेहनत करनी है ऐसा नहीं है। सिर्फ मन से, सच्चे मन से रिस्पेक्ट कीजिए, हर चीज़ की तरफ प्यार से देखिए, कुछ भी क्रुएलिटी नहीं करनी है। छोटा से छोटा पौधा है, उसके पत्ते बच्चे बहुत आराम से तोड़ लेते हैं, फूल तोड़कर घर पर ले आते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। जो फूल बाहर बिक रहे हैं, आपको बच्चों को बताना चाहिए कि जो फ्लावर्स बेचने वाले फ्लोरिस्ट हैं वो बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। लेकिन अगर आपके घर में पौधा है, एक आपने लगाया है पॉट में, तो बच्चों को उसकी केयर करना सिखाइए, उसे रोज़ पानी दीजिए, उस पर नए पत्ते आते हैं, लीव्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, जो छोटे छोटे फ्लावर्स बनते हैं, उन्हें उनका इम्पोर्टेंस बताइए कि नेचर सुंदर तभी बनती है, लाइफ तभी सुंदर बनती है जब हम केयर करते हैं। एंड आई थिंक रिस्पेक्ट इज़ नथिंग मोर देन केयरिंग। आप जब केयर करना सीख जाते हो तो अपने आप रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो। रोज़ उनके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि बच्चे हमसे अच्छे से अच्छा सीखें। बच्चा छोटा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए हम कैसे भी बिहेव करें, कैसे ही बात करें, दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग टू डू। अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, तो हमें भी बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही हम उनसे एग्री हैं या हम उनसे एग्री नहीं हैं। जनरेशन गैप्स होते हैं। हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, इसीलिए उन्हें आज की मॉडर्न सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सोचते हुए बहुत बार हम इरिटेट होते हैं और हम उनसे गलत तरीके से बात करते हैं। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम हमेशा ऐसा ही बिहेवियर रखें, रिस्पेक्टफुल और पोलाइट, ताकि बच्चे भी वही बिहेवियर अपने अंदर ला सकें। आज के लिए इतना ही। हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। आशा करती हूँ कि आप आज से ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर और अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे, ताकि बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकें, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा एग्जाम्पल बच्चों के सामने दूसरा कोई नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।